धर्मपत्नियां ही हैं जो मोहल्ले की सूचनाओं से पुरुषों को अपडेट रख सकती हैं। सक्सेना जी को मुस्कुराते हुए देख धर्मपत्नी जी ने अपनी बड़ी बड़ी गोल आंखों को नचाकर नसीहत दी कि अपने काम से काम रखना और मोहल्ले की लड़कियों व भाभियों से दूर ही रहना, वरना तिल का ताड़ बनते यहां देर नहीं लगेगी। वैसे भी मिसेस वर्मा आपको बड़े स्टाइल से देखती हैं और मुझ ही से कह रही थीं कि अच्छा हुआ आप आ गईं, वरना भाई साहब को तो बहुत बोरियत होती होगी, जैसे बोरियत मिटाने को वे ही उत्सुक हों। होटलों के खाने से मुक्ति मिलकर घर का भोजन मिलने लगा उन्हें, और शाम को पत्नी से अपने पैर दबवाते दबवाते टेलीविजन देखते हुए सोने का सुख। धामपुर जैसे छोटे कस्बे में इससे बढ़कर जिंदगी और कितनी आसान हो सकती थी कि सुबह उठने के बाद बालकनी में बैठ अपने जीवन साथी के साथ कड़क चाय की चुस्कियां लेने का समय मिल जाए। बालकनी के सामने सड़क पार गन्ना समिति का कार्यालय है, जो पेड़ पौधों से भरपूर होने की वजह से आंखों को प्रकृति का महत्व समझते हुए एक अलग ही सुकून देता है। एक मिनी जंगल ही कह लीजिए, इतने पेड़ हैं यहां, और इन पेड़ों पर पक्षियों की चहचहाहट, कोयल की कूक, तितलियों की मटर गश्ती, चील के एक परिवार की गुंडागर्दी करती आवाजें, सब कुछ तो था यहां जो प्रकृति से आपको जोड़ कर रख सकता है। अजी साहब, कानपुर में तो यह सब देखने के लिए टिकट लेकर चिड़ियाघर ही जाना पड़ जाता, पर प्रकृति से इतना जुड़ाव महसूस तब भी नहीं हो पाता। उसके ऊपर सुबह की चाय के समय बालकनी में बैठकर महल्ले वालों से नमस्कार भी हो जाता है। कुछ लोग तो सुबह के रेगुलर ही हैं, जैसे सामने वाली मोना की मम्मी, परचून वाले ताऊ, दूध वाला बनवारी और कूड़ा बिनने वाली एक हड्डी की मैला कुचैला कपड़ा पहने एक अनाम किशोरी, जिसको सक्सेना जी की धर्मपत्नी ने पत्रसुटकी नाम दिया है। कानपुर में रहकर तो रविवार को बालकनी में साथ बैठ चाय ही पी लें, यह भी कम ही संभव हो पाता था। बहरहाल सक्सेना जी की गृहस्थी सज गई और धर्मपत्नी का धामपुर प्रवास समाप्त होने का समय आ गया। सरकारी विद्यालय में धर्मपत्नी जी प्रधानाचार्य हैं, अवकाश खत्म हो गया तो विरह की बेला भी आ गई। ट्रेन में बैठकर धर्मपत्नी जी की आंखों की कोर गीली हो चली थीं। सक्सेना जी का भी गला रूंधा था और वे ट्रेन की चाल के साथ यथासंभव पद चाल कर रेंगती ट्रेन में बैठी पत्नी को जाता हुआ देख विदा कर घर वापस पहुंच गए। घर में अब फिर से एक बार सन्नाटा पसर चुका है और पायलों की रुंझुन गायब है। शादी के बाद से यह पहला मौका है जब अपनी धर्मपत्नी से सक्सेना जी को दूर रहना पड़ रहा है, तो जनाब दुख तो बनता है। एक बार फिर से शाम अकेली और सुबह आलसी हो चली है। हां, सुबह बालकनी में बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हुए नाश्ता करने की ऐसी आदत पड़ी है कि यही एक काम ऐसा बचा है जिसको सक्सेना जी अभी भी तत्परता से करते हैं। भला हो व्हाट्सएप का कि चाय के साथ वीडियो कॉल चल रही होती है और दूसरी तरफ धर्मपत्नी जी फोन पर मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग कर लेती हैं। अंडे उबालते हैं सक्सेना जी नाश्ते में ब्रेड के साथ खाने के लिए, तो धर्मपत्नी जी हर बार याद दिलाती हैं कि अंडे की सिर्फ सफेदी खानी है, बीच का पीला हिस्सा नहीं, वरना कोलेस्ट्रॉल की शिकायत जो थोड़ी थोड़ी शुरू हो चुकी है घर जमा लेगी शरीर में। सक्सेना जी स्वयं भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं, सो अंडे में से पीला हिस्सा निकालकर प्रोटीन वाला सफेद हिस्सा ही नमक व पिसी काली मिर्च डालकर खाते हैं, और साथ में नीचे गली से गुजरने वाले लोगों से नमस्कार भी होता रहता है। गली के कुत्ते शुक्र मनाते हैं मुए कोलेस्ट्रॉल का कि अब उनको रोज ही अंडे का पीला हिस्सा मिलता है खाने को, और वह भी उबला हुआ। वहीं कूड़ा बीनने वाली किशोरी पत्रसुटकी अपनी दुर्बल काया पर कूड़े की एक बड़ी सी गठरी लिए कूड़ा बीनती है, और रोज की तरह कूड़ा बीनने के बाद ताऊ की दुकान से 5 रुपए वाला एक बन खरीद कमर में खोंस लेती है। फिर फुटपाथ पर गठरी रख सुस्ताते हुए बन खाकर सड़क के हैंडपंप से पानी पीती और अपनी राह चल देती। पता नहीं गली के कुत्तों को इन कूड़ा बीनने वालियों से क्या दुश्मनी होती है कि उनको देखते ही ये ऐसे भूंकने लगते हैं जैसे पिछले 7 जन्मों की दुश्मनी हो। एक बारगी अपने जानी दुश्मन बिल्लियों को ये माफ कर दें, पर बंदरों और कूड़ा बीनने वालों को तो गली के बाहर पहुंचाकर ही ये दम लेते हैं। इसलिए जब तक ये कुत्ते अंडे का पीला हिस्सा खाने के लालच में मुंह उठाकर सक्सेना जी को घूरते रहने में व्यस्त रहते हैं, कूड़ा बीनने वाली पत्रसुटकी
शांति से गली पार कर लेती है। बस अब यही रूटीन बचा है सक्सेना जी की सुबह का। आज लेकिन एक अचंभे वाली बात हो गई। बालकनी पर सक्सेना जी अंडे का नाश्ता कर रहे हैं। परचून वाले ताऊ ने अपनी दुकान खोल ली है। बनवारी साइकिल में दूध के पीपे बांध दूध देने आ गया है। पत्र सुटकी कूड़ा बीन रही है। पर रोज समय के पाबंद कुत्ते आज गली में कहीं नहीं दिख रहे हैं। लगता है आज उनको अंडे के पीले हिस्से से ज्यादा लजीज नाश्ता कहीं मिल गया है। सक्सेना जी को अंडे के पीले हिस्से को देख बुरा लग रहा है कि आज ये बेकार ही जाएंगे। इससे तो कुत्ते आ जाते तो कम से कम किसी के पेट में जाते। यह सोचते सोचते सक्सेना जी सीढ़ियों से नीचे उतरे और अंडों के पीले हिस्से को एक दोने में गेट के बाहर रख आए ताकि जब भी कुत्ते आएं उनको पीले हिस्से खाने को मिल जाएं। वापस बालकनी में पहुंचे ही थे कि देखा पत्र सुटकी ने आकर पीतक को बन के बीच में लगाकर बर्गर बनाया और खाने लगी। उसकी मिचमिची सी आंखों में सादे बन की जगह अंडे वाला बर्गर खाने की खुशी साफ दिख रही थी। सक्सेना जी ने पत्र सुटकी से कहा, क्यों री, तू तो देखती ही होगी कि मैं अंडे का पीला हिस्सा नहीं खाता हूं। तूने कभी अपने लिए क्यों नहीं मांगा? जानवर के पेट में तो जाने से अच्छा है कि वह तुम्हें मिल जाता। पत्र सुटकी ने सकुचाते हुए बताया, मुझे कुत्तों से डर लगता है और मांगने में शर्म आती है, इसलिए कभी कहने की हिम्मत नहीं हुई। कोई बात नहीं, अब तुम कल से जीने में आकर मुझसे अंडा ले लिया करना, कुत्ते परेशान नहीं करेंगे। यह कहकर सक्सेना जी अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गए और पत्र सुटकी भी अपने रास्ते पर बढ़ गई। तो अब अगले दिन से रूटीन बदल गया। सक्सेना जी पत्र सुटकी के साहब आवाज लगाते ही जीने पर आते और अंडे का पीला हिस्सा अब कुत्तों की जगह पत्र सुटकी को मिलने लगा। सक्सेना जी रात का बचा भोजन भी अब पत्र सुटकी को ही देने लगे। एक सुकून अब उनके दिल में था कि चलो अन्न बर्बाद नहीं हो रहा है, अब किसी इंसान का भला हो जाएगा। ऐसे तो अन्न खराब नहीं होता, किसी न किसी का ग्रास बनता ही है, फिर चाहे वह मनुष्य हो या कोई सूक्ष्म जीव, लेकिन किसी इंसान के पेट में चला जाए तो अन्न उगाने वाले किसान की मेहनत सफल रहती है। जैसे सूखी धरती पर बारिश का पानी पड़ते ही मिट्टी के नीचे दबे बीजों में कोमपलें फूट पड़ती हैं, वैसे ही पत्र सुटकी के कुपोषित शरीर में अंडा और भोजन जाते ही निखार आने लगा था। मिचमिचाई सी आंखें सक्सेना जी के प्रति कृतज्ञता के भाव में अब बड़ी दिखने लगी थीं और पिचके हुए गाल अब फूलने लगे थे। चेहरे पर भरे हुए पेट का सुकून झलकने लगा था। जैसा कि धामपुर जैसे छोटे कस्बों में होता है, यह खबर भी बाकी अन्य खबरों की तरह महल्ले में फैल गई। समय बीता तो धीरे धीरे तिल का ताड़ और राई का पहाड़ भी बनने लगा। अब महल्ले में बात यह नहीं हो रही थी कि कुत्तों की जगह पत्र सुटकी को अंडा मिलता है, बल्कि चर्चा का केंद्र इस बात पर था कि पत्र सुटकी अंडा लेने जाते समय जीने में कितनी देर रुकती है, सक्सेना जी और उसके बीच इतनी देर में क्या क्या होता और हो पाता होगा। और सबसे बड़ी बात यह कि सक्सेना जी का इस दरिया दिली के पीछे का छिपा वाला मकसद क्या हो सकता है। मिसेस वर्मा ने महल्ले में अपने गुप्त सूत्रों के माध्यम से पता करके बताया कि शरीफों के इस मोहल्ले में बाहर से आने वाले सक्सेना जी जरूर पत्नी न होने के चलते चक्कर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं इस कूड़ा बीनने वाली में क्या है जो सक्सेना जी इसके पीछे पड़े हैं। मिसेस वर्मा द्वारा बालों को पीछे करते हुए महल्ले की महिलाओं से प्रश्न दागा गया। उत्तर में परचून वाले ताऊ की ताई ने मुंह से पल्लू निकालकर अपने अनुभवों का निचोड़ सांझ किया कि मर्द होते ही ऐसे हैं, इनके जब आग लगती है तो ये शक्ल और उम्र नहीं देखते। मौका देख शुक्लाइन ने अपने पशु प्रेम को जाहिर किया कि इससे तो कुत्तों को ही अंडा मिल जाता। इंसान तो अपनी खुराक का इंतजाम कहीं ना कहीं से कर ही लेता है, पर बेजबान क्या करे। हाय हाय, अब तो इस महल्ले में शरीफों का सांस लेना दूभर हो जाएगा। एक आंख दबाकर मिसेस वर्मा ने जो यह कहा तो बाकी औरतें हंस पड़ीं। ऐसे तो कोई बात नहीं थी, पर सक्सेना जी की मकान मालकिन को यह चुभ गई। आखिरकार सक्सेना जी रहते तो उन्हीं के मकान में हैं। वह कहते हैं ना कि बात फैली है तो दूर तलक जाएगी, तो साहब यह बात भी दूर तक चलते चलते मोबाइल के माध्यम से सक्सेना जी की श्रीमती तक पहुंच ही गई। मकान मालकिन ने श्रीमती सक्सेना की शुभ चिंतक होने के नाते
मोहल्ले की बातों को हमराज किया और सलाह दी कि पतियों को टाइट रखने की जरूरत होती है। फिर क्या था? ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, आखिरकार सक्सेना जी के फोन की घंटी बज ही गई। समझिया था ना कि महल्ले की लड़कियों से दूर रहो। परोपकार करना था तो क्या वही पत्रसुटकी मिली आपको? अब देखो पीठ पीछे क्या क्या बातें चल रही हैं महल्ले में। मैं आपको जानती हूं तो मुझे आप पर विश्वास है, पर वह कहते हैं ना कि बद अच्छा और बदनाम बुरा, तो मुफ्त की बदनामी मोल क्यों ले रहे हो? श्रीमती जी का पारा 7वें आसमान पर था और बिना सांस लिए धारा प्रवाह में उन्होंने सक्सेना जी को फोन पर ही अच्छे से दुनियादारी की हकीकत समझ दी। सक्सेना जी अपनी सफाई में सिर्फ इतना बोल पाए, मैं तो पतरसुटकी का असली नाम तक नहीं जानता, बाकी तो बहुत दूर की बातें हैं। लेकिन श्रीमती जी की बात में भी दम था। आखिर जहां रहना है वहां के मिजाज से ही रहना चाहिए। जो बात सक्सेना जी के दिल में तो न घुसी, पर दिमाग में उसने घर बना लिया। अगले दिन ही सक्सेना जी ने जीने में पूरी बात समाते हुए पतरसुटकी से बड़ी झिझक के साथ अपनी मजबूरी को साझ किया। पतरसुटकी बदन से भले कमजोर थी, पर दिमाग की सही थी। रोज कूड़ा बीनने के बाद भी दिमाग में कूड़ा नहीं भरा था उसके। बात का सार समझ गई और भरी आंखों से उसके मुंह से बस यह निकला कि कोई बात नहीं। अचानक उसने आगे बढ़कर सक्सेना जी के पैर छू ली और अब सक्सेना जी भी भरी आंखों से सिर्फ इतना कह पाए कि खुश रहो। शायद कलयुग में निस्वार्थ अबोध रिश्तों का अंजाम भरी आंखों पर ही होता है। बहरहाल मोहल्ले में शराफत फिर से जिंदा हो गई है। कुत्तों को भरपेट भोजन मिलने लगा है और बहू बेटियां भी अब खुलकर सांस ले पा रही हैं। ताऊ दुकान खोल चुके हैं। मोना घर के बाहर झाड़ू लगा रही है। दूध वाला आ चुका है। पत्रसुटकी आज भी 5 रुपए वाला बन कमर में खों से कूड़ा बिन रही है। बस रही है, बस। सक्सेना जी अब छज्जे पर बैठकर नाश्ता नहीं कर पा रहे हैं। पत्रसुटकी, जिसका सही नाम उनको आज भी नहीं पता, से निगाह मिलने का डर जो है कि कैसे किसी कुपोषित इंसान के सामने अंडे की सफेदी का नाश्ता कर पाने की विलासिता को वे जी पाएंगे।